हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रैपिड रिवीजन क्लास। आज हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन में अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस दो फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी होता है, जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो केमिकल प्रोडक्ट होता है, एटीपी होता है एंड NADPH होता है। उसमें साइक्लिक रिएक्शन चलता है एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलता है, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है और NADPH का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट फेज आता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में जो केमिकल प्रोडक्ट बना है, एटीपी बना है, NADPH बना है, उसकी मदद से जो CO2 होता है प्लांट उसको फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। हमारा फोटोसिंथेसिस दो फेज में कंप्लीट हुआ, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें, एक्चुअल में ये वो फेज होता है जहां पे एक्चुअल में फूड का फॉर्मेशन होता है। जो एक्चुअल फूड बन रहा है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, वो इसी डार्क रिएक्शन में बनता है। कैसे बनता है, इसी चीज को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 3 साइकिल आती हैं, तीनों साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली साइकिल आती है केल्विन साइकिल, C3 साइकिल एंड नेक्स्ट आता है C4 साइकिल एंड कैम साइकिल, कैम पाथवे। ये जो तीनों साइकिल हैं, इन्हीं तीनों साइकिल की मदद से अलग अलग तरह के प्लांट के अंदर डिफरेंट तरीके से जो CO2 होता है वो फिक्स होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के, तो जो फर्स्ट फेज होता है लाइट रिएक्शन, वो फिजिकल प्रोसेस होता है, उसमें कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इन दी केमिकल एनर्जी होता है। वहीं सेकंड फेज के अंदर केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। फर्स्ट हमने बात किया था कि कैसे लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है। जो एटीपी बनता था, NADPH बनता था, ये थैलाकोइड के ल्यूमन वाले पार्ट के अंदर बनता था। वहीं अगर हम बात करें जो हमारा डार्क रिएक्शन होता है, ये डार्क रिएक्शन चलता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलाकोइड पाए गए, बहुत सारे थैलाकोइड होते हैं और ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। जो डार्क रिएक्शन चलता है इसी स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर चलता है। और जो हमारा एटीपी बन रहा था, NADPH बन रहा था, वो इस ल्यूमन के अंदर बन रहा था। ये है ल्यूमन। दिस इज थैलाकोइड एंड the space between thylakoid is called lumen। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके नेम की, डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी करने का काम ब्लैकमैन्स ने किया था। एंड बायोसिंथेटिक फेज भी इसी को कहते हैं। यहां पे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों नाम की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। डार्क रिएक्शन क्यों? क्या ये अंधेरे में चलता है? बिल्कुल नहीं, अंधेरे में बिल्कुल नहीं चलता है। केवल ये यहाँ पे डार्क रिएक्शन का मतलब इतना है कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बने हैं उस प्रोडक्ट की मदद से यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए डार्क रिएक्शन कहते हैं। बायोसिंथेटिक फेज का मतलब हुआ यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं इसको बायोसिंथेटिक फेज। अगर हम बात करें स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी को कहते हैं डार्क रिएक्शन। डेफिनेशन, स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम साइट की बात करें तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर द डार्क रिएक्शन। डार्क फेज की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पाथवे होता है। जो मेन पाथवे होता है वो होता है C3 साइकिल एंड उसके साथ कुछ अल्टरनेट पाथवे भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं C4 पाथवे एंड कैम पाथवे।
C3 पाथवे क्या होता है, C4 पाथवे क्या होता है एंड कैम पाथवे क्या होता है। C3 पाथवे के अंदर आगे हम बात करेंगे एक 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए कहा जाता है C3 पाथवे। वहीं अगर हम बात करें जो C4 पाथवे होता है उसके अंदर 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए है C4 पाथवे। एंड कैम पाथवे की अगर हम बात करें तो जो कैम पाथवे होता है ये कैम प्लांट के अंदर चलता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कैम पाथवे। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइकिल चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें C3 साइकिल की तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट के अंदर C3 साइकिल चलता है। जितने भी यहाँ पे डार्क फेज में C3 साइकिल सब में चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें C3 साइकिल के साथ है C4 साइकिल एंड कैम पाथवे भी चलता है। C3 साइकिल तो सभी में चलेगा, लेकिन कुछ एडिशनल रिएक्शन होते हैं कुछ प्लांट के अंदर, उनको नाम दिया जाता है अल्टरनेट पाथवे। तो इसी चीज को आज हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सभी लोग शेयर कर दें, सभी लोग सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो चैनल को। सबसे पहले अगर हम बात करें C3 प्लांट के अंदर, प्लांट हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक C3 प्लांट, एक C4 प्लांट एंड एक कैम प्लांट। C3 प्लांट के अंदर जो साइकिल चलता है केवल C3 साइकिल चलता है। वहीं अगर हम C4 प्लांट की बात करें उनके अंदर चलता है C3 सम एडिशनल रिएक्शन। सम एडिशनल रिएक्शन का मतलब हुआ C4 पाथवे प्लस C3 साइकिल, इसी को मिला के नाम दिया जाता है C4 साइकिल। वहीं अगर हम बात करें कैम प्लांट के अंदर कुछ एडिशनल रिएक्शन चलते हैं प्लस C3 साइकिल चलता है और पूरा मिला के नाम दिया जाता है कैम पाथवे। कैम पाथवे, कैम पाथवे। यह है कि किस प्लांट के अंदर कौन सा रिएक्शन चलता है। C3 प्लांट के अंदर C3 साइकिल चलता है। वहीं अगर हम बात करें C4 प्लांट के अंदर सम एडिशनल रिएक्शन चलते हैं, साथ में C3 साइकिल चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज C3 साइकिल या फिर इसी को नाम दिया था केल्विन साइकिल। इसको डिस्कवरी करने का काम किए थे केल्विन ने एंड इसी को नाम दिया था रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट पाथवे। यहाँ पे पेंटोज फास्फेट का रिडक्शन होता है, इसीलिए नाम दिया जाता है रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट। अगर हम बात करें डिटेल स्टडी किए थे इसका केल्विन, बेसन एंड बेंसन ने ऑन द क्लोरेला प्लांट। केल्विन, बेंसन एंड बेसन ने क्लोरेला प्लांट के ऊपर, क्लोरेला एक यहाँ पे अलगी होती है उसके ऊपर इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, डिटेल स्टडी की थी, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है केल्विन पाथवे। केल्विन पाथवे की अगर हम बात करें इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज किया था, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एंड रेडियो आइसोटोपी टेक्निक का यूज किया था। रेडियो आइसोटोपी टेक्निक का मतलब होता है यहाँ पे इन्होंने एक कार्बन का आइसोटोप लिया था जो था C14 और इस C14 को उस पाथवे के अंदर रन करवाया तो देखा जो C14 होता है कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, उसके बेसिस पे इन्होंने उस पाथवे का नाम दिया केल्विन पाथवे। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा C3 साइकिल के अंदर कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल की अगर हम बात करें तो 3PGA बनता है। 3PGA यहाँ पे 3 कार्बन का एक फास्फेट ग्रुप लगा होता है, इसी को नाम दिया था 3PGA एंड इसका अगर पूरा नाम बताएं तो 3 फास्फोग्लिसरेट होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से 3 कार्बन पे एक फास्फेट ग्रुप लगा होता है, यह है 3PGA 3 फास्फोग्लिसरेट। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है तो RUBP राइबोलोज 1,5 फास्फेट जो होता है फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से 5 कार्बन का ये होता है और 1 और 5 कार्बन पे फास्फेट ग्रुप लगे होते हैं, इसी को कीटो पेंटोज भी कहा जाता है। कीटो पेंटोज। आगे हम जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे 5 कार्बन से एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, 3PGA का फॉर्मेशन हो रहा है। ये है RUBP राइबोलोज 1,5 फास्फेट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रूबिस्को। रूबिस्को की अगर हम बात करें, नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रूबिस्को।
रुबिस्को जो होता है ये बना होता है आरयूबीपी से राइबोज 1,5-बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यहाँ पे दो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज जुड़ जाता है आरयूबीपी के अंदर और बनाता है रुबिस्को। रुबिस्को की अगर हम बात करें तो ये L8 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। L8 प्रोटीन, ये है प्रोटीन। L8 का मतलब 8 लार्ज प्रोटीन और 8 स्मॉल प्रोटीन क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और रुबिस्को का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो रुबिस्को होता है वो L8 स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर 8 लार्ज प्रोटीन बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, वहीं 8 स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़कर रुबिस्को का फॉर्मेशन करते हैं। 8 लार्ज पॉलीपेप्टाइड ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट जीन से बनते हैं, वहीं 8 है जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड होते हैं ये न्यूक्लियर जीन से बनते हैं और बनाते हैं आरयूबीपी राइबोज 1,5-बिस फास्फेट ऑक्सीजनेज कार्बोक्सिलेज। रुबिस्को, अगर रुबिस्को के प्रॉपर्टी की बात करें तो जो रुबिस्को होता है ये सबसे ज्यादा पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। रुबिस्को मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है पूरे अर्थ के अंदर। एक स्लो एक्टिंग एंजाइम होता है, दिस इज स्लो एक्टिंग एंजाइम। स्लो एक्टिंग एंजाइम, ये हम रुबिस्को की बात कर रहे हैं, RUBISCO राइबोज 1,5-बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एक स्लो एक्टिंग एंजाइम होता है। 16% होता है टोटल क्लोरोप्लास्ट का, 16% ऑफ टोटल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का 16% प्रोटीन बनाने का काम करता है। मैक्सिमम जो कोई भी प्रोटीन अगर पाया जाता है इस धरती के ऊपर तो ये रुबिस्को ही है। ये 70% प्रोटीन इन नेचर, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन इस नेचर के अंदर पाया जाता है तो है रुबिस्को। इसके एक्ट करने के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम पीएच की अगर हम बात करें तो वो है 8 पीएच पे, यानी कि बेसिक मीडियम में ये एक्ट करता है। इसके लिए मैग्नीशियम प्लस टू एक्ट एज कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब ये मैग्नीशियम के साथ मिलकर अपना फंक्शन शो करता है। मैग्नीशियम के साथ जो मैग्नीशियम जो होता है इसको एक्टिवेट करने का काम करता है, इसके साथ जुड़ के अपना फंक्शन करता है। रुबिस्को मैग्नीशियम के साथ जुड़ के अपना फंक्शन करने का काम करता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, रुबिस्को के स्ट्रक्चर की, तो ये कुछ इस तरीके से इसके दो फंक्शन होते हैं। एक होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन CO2 को फिक्स करने का काम करता है। CO2 ये है रुबिस्को का स्ट्रक्चर। इससे आके बाइंड हुआ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ RUBP। दिस इज RUBP। रुबिस्को के साथ जुड़ के ये CO2
को करने का काम करता है और यहाँ पे चलता है C3 साइकिल। C3 साइकिल जैसे चलता है यहाँ पे एक 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसे कीटोलॉइड कहते हैं। ये 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है और ये टूट जाता है, अनस्टेबल है इसलिए ये टूट गया। और जैसे ही टूटता है ये 2 पार्ट के अंदर यहाँ पे 2 पार्ट इसके बन जाते हैं 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। दिस इज 3PGA 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। 3PGA के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यह है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजनेशन रिएक्शन में इसका जो सेकंड फंक्शन होता है ऑक्सीजनेशन। डबल फंक्शन का मतलब होता है अगर रूबिस्को को रख दिया जाए तो अगर CO2 भी है और ऑक्सीजन भी है, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो उससे जाके बाइंड हो जाएगा। अगर नेचर में CO2 का अमाउंट ज्यादा है तो CO2 से बाइंड हो जाएगा एंड अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा। इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी ये शो करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी शो करता है। ऑक्सीजनेशन में क्या होता है, ये हमारे नेचर के लिए, हमारे प्लांट के लिए क्या होता है, ये हार्मफुल रिएक्शन होता है। कैसे होता है आगे जब हम फोटो रिस्पायरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। ऑक्सीजनेशन में रूबिस्को जो होता है, दिस इज रूबिस्को। ये जो रूबिस्को होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाइंड विथ RuBP एंड फॉर्म ए 5 कार्बन प्रोडक्ट। जैसे 5 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है ये टूट जाता है 2 पार्ट के अंदर, एक 3PGA के अंदर जो कि C3 साइकिल के अंदर चला जाता है एंड एक 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है जिसको नाम देता है फास्फोग्लाइकोलेट। अब ये फास्फोग्लाइकोलेट क्या होता है, हार्मफुल होता है। ये चला जाता है C2 साइकिल के अंदर। 2 प्रोडक्ट बना, एक 3PGA बना, एक बना फास्फोग्लाइकोलेट। फास्फोग्लाइकोलेट चला गया C2 साइकिल के अंदर। वहीं अगर हम बात करें 3PGA जो है वो चला गया C3 साइकिल के अंदर। ये होता है ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। इसको नाम देता है फोटो रिस्पायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, सम प्रॉपर्टी ऑफ रूबिस्को, वन ऑफ द स्लो एक्टिंग एंजाइम। ये स्लो एक्टिंग एंजाइम होता है एंड 16% क्लोरोप्लास्ट का 16% होता है। 70% ऑफ टोटल प्रोटीन इन नेचर। टोटल प्रोटीन का 70% होता है। ऑप्टिमम पीएच की अगर हम बात करें तो 8 होता है, हमने बात कर ली। एंड मैग्नीशियम +2 एक्ट एज ए कोफैक्टर। जो मैग्नीशियम +2 होता है इसके लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है एंड एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। ये जो रूबिस्को होता है ये डे टाइम की तरह में क्या होता है, एक्टिव होता है। रूबिस्को डे में एक्टिव होता है। कैसे एक्टिव होता है, उसके लिए नेचुरल शुगर फॉस्फेट बाइंड ड्यूरिंग नाइट। यहां पे जो रूबिस्को होता है ये जब उससे नेचुरल शुगर रात को बाइंड हो जाता है तो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। नेचुरल शुगर बाइंड हुआ, ये हो गया इनएक्टिव। ये इसका जो बन रहा है किसी भी एंजाइम का, मैं आपको बताऊं, जब भी किसी एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है सबस्ट्रेट आके इसी पार्ट से बाइंड होता है। अगर सबस्ट्रेट इस पार्ट से, और सबस्ट्रेट कैसा होता है, आपने एंजाइम का लॉक की मैकेनिज्म पढ़ा होगा, ये है लॉक। और जो सबस्ट्रेट होगा ठीक है इसके चाबी की तरह होगा, ठीक इसके स्ट्रक्चर की तरह होगा और आके यहाँ पे जो स्पेस है, जो खांचा बना हुआ है, उस खांचे से आकर बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन हो जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो नेचुरल शुगर होता है वो भी आके इससे बाइंड हो जाता है और इसको इनएक्टिवेट कर देता है।
अब अगर यहाँ पे जब स्पेस नहीं है तो क्या यहाँ पे आके CO2 या O2 बाइंड होगा? नहीं बाइंड होगा। अब जब नहीं बाइंड होगा तो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन का फिक्सेशन नहीं कर पाएगा। वहीं अगर हम दिन की बात करें, ड्यूरिंग डे राइबोलोज एक्टिवेटर, रूबिस्को एक्टिवेटर आता है और ये रूबिस्को एक्टिवेटर क्या होता है? फेरिडॉक्सिन थायोडॉक्सिन होता है। एक एंजाइम होता है फेरिडॉक्सिन थायोडॉक्सिन, ये प्लांट के अंदर दिन में बनते हैं। फेरिडॉक्सिन थायोडॉक्सिन लाइट रिएक्शन के समय ये फेरिडॉक्सिन थायोडॉक्सिन क्या करता है? इस नेचुरल शुगर को यहां से हटा देता है। नेचुरल शुगर यहां से जैसे ही हटा, नेचुरल शुगर यहां से हटा, ये साइट खाली हो गई और मैग्नीशियम +2 के साथ CO2 को इसने बाइंड कर लिया। तो जो रूबिस्को होता है वो केवल दिन के समय एक्टिवेट होता है, वहीं रात के समय क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, केल्विन साइकिल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा इस टॉपिक का, इस लेक्चर का, वो है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो केल्विन साइकिल के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप होता है रिडक्शन एंड थर्ड स्टेप होता है रीजेनरेशन। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? कार्बन फिक्सेशन होता है, CO2 आता है। हमने बात किया था फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या होता है? RUBP होता है। तो RUBP के साथ है यहाँ पे CO2 बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद एक प्रोडक्ट बनाता है 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है वो 3PGA ही बनता है। इस स्टेप को नाम दिया जाता है कार्बन फिक्सेशन। ये जो कार्बन फिक्सेशन होता है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। मोस्ट क्रूशियल स्टेप का मतलब हुआ अगर यहां पे CO2 आके बाइंड नहीं होगा, कार्बन फिक्सेशन नहीं होगा, तो कार्बन जो हमारा केल्विन साइकिल है यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, यहीं पे अटक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए जो कार्बन फिक्सेशन होता मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। जैसे यहाँ पे 3PGA बना, अब 3PGA क्या होता है? यहाँ पे 12 ATP की मदद से एक कन्वर्ट हो जाता है 12 A। यहाँ पे सेकंड स्टेप होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? 3PGA से बनता है 3PGA से यहाँ पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन होने के बाद यहाँ पे एक कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च एंड ग्लूकोज के अंदर। ये स्टेप कहलाता है रिडक्शन स्टेप। सेकंड स्टेप इज रिडक्शन स्टेप। एंड नेक्स्ट स्टेप में जो रूबिस्को बचता है वो रूबिस्को क्या होता है? इसको फिर से क्या करना होता है? इससे RUBP बनाना होता है। तो उसके लिए क्या होता है? एक और ATP लगती है। एक और ATP की मदद से क्या होता है? ये फिर से कन्वर्ट होता है RUBP के अंदर और इस स्टेप को नाम दिया जाता है रीजनरेशन स्टेप। रीजनरेशन, रीजनरेशन, रीजनरेशन स्टेप। इसको और डिटेल में समझते हैं कैसे। यहाँ पे सबसे पहले क्या आया? 3 मॉलिक्यूल आए CO2 के और यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन हुआ। फर्स्ट स्टेप कार्बन फिक्सेशन। जैसे कार्बन फिक्सेशन हुआ, यहाँ पे बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 मोल ऑफ 3PGA। 3PGA। अब यहां पे क्या हुआ? सेकंड स्टेप में रिडक्शन हुआ और जो रिडक्शन हुआ ये यहां पे NADPH जो है वो कन्वर्ट हुआ NADP+ के अंदर और H+ के अंदर, और इस स्टेप में क्या हो गया? ग्लूकोज या शुगर बाहर आ गया।
शुगर का फॉर्मेशन हो गया। अब हमारे पास बचा RUBP, रूबिस्को बचा। अब इस रूबिस्को से क्या करना है, हमें RUBP को जनरेट करना ताकि हम ये साइकिल फिर से कंटिन्यू कर सकें। तो उसके लिए आता है रीजनरेशन स्टेप, और रीजनरेशन स्टेप में 3 है। यहाँ पे एक ATP की मदद से क्या होता है, इसको फिर से रीजनरेट किया जाता है और एक कन्वर्ट हो जाता है रूबिस्को के अंदर, RUBP के अंदर। और जैसे ये साइकिल चलता है फिर से एक नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है और एक साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। इसको नाम दिया जाता है केल्विन साइकिल। तो 3 स्टेप याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रीजनरेशन। यहां पे इंपॉर्टेंट है क्या क्या यहां पे इनपुट लग रहा है और आउटपुट क्या मिल रहा है। फॉर 1 ग्लूकोज 6 टर्न हमें चलाना होगा। क्यों, यहां पे एक टर्म में इन 1 टर्म फॉर 1 टर्न इनपुट की अगर हम बात करें तो एक CO2 हो रहा है एंड 3 ATP एंड 2 NADPH। 2 ATP लग रहे हैं कार्बोक्सिलेशन में, वहीं एक ATP लग रहा है हमारा रीजनरेशन स्टेप में। फॉर 1 ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 CO2 की जरूरत है, 18 ATP की जरूरत है एंड 12 NADPH की जरूरत है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या क्या जरूरत है। तो एक है ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 CO2, 12 ATP, 18 ATP एंड 12 NADPH। अगर अलग अलग स्टेप में पूछा जाए तो 2 ATP एक CO2 को फिक्स करने में लगता है कार्बोक्सिलेशन स्टेप में, वहीं रिडक्शन स्टेप में, वहीं एक ATP रिडक्शन स्टेप में, रीजनरेशन स्टेप में एंड 2 NADPH लगता है रिडक्शन स्टेप में। तो टोटल 18 ATP एंड 12 NADPH लगते हैं केल्विन साइकिल के अंदर। नेक्स्ट स्टेप, C3 प्लांट जनरली अकर इन टेम्परेट रीजन। C3 साइकिल जो होता है वो किस प्लांट के अंदर चलता है, C3 प्लांट के अंदर चलता है। और C3 प्लांट जो होते हैं, जितने भी टेम्परेट रीजन के अंदर प्लांट पाए जाते हैं वो सारे के सारे C3 साइकिल चलते हैं उनके अंदर। और टेम्परेट रीजन के जहां पे जो टेम्परेचर होता है 22 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करें मोनोकाट के, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया एंड बार्ली हो गया, ये सारे C3 प्लांट है। वहीं अगर हम डाइकाट की बात करें, टोमेटो, मैंगो एंड सनफ्लावर जो हैं, ये सारे के सारे डाइकाट प्लांट हैं। तो इनके अंदर क्या चलता है, C3 साइकिल चलता है, केल्विन साइकिल चलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 2 रिजल्ट आपको याद रखना है। केल्विन साइकिल के जो इनपुट हैं, फॉर 1 CO2 की अगर हम बात करें तो 3 ATP एंड 2 NADPH। वहीं अगर हम बात करें फॉर 1 ग्लूकोज, फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये होगा 6 CO2, 12 NADPH and 18 ATP. This is the final result of Kelvin cycle. Final result of Kelvin cycle. ये है हमारा C3 साइकिल। नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं C4 साइकिल कैसे चलता है, C2 साइकिल कैसे चलता है एंड कैम पाथवे कैसे चलता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।